हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग सेंटर। और हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा है वो है पॉलिटी, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस। 1 लाख तो नाम रख दिए। पॉलिटिकल साइंस ना हो गया, किशन कन्हैया हो गए। बट कोई बात नहीं है, हमारा सब्जेक्ट है, प्यारा सा सब्जेक्ट है। इसमें हमारा चैप्टर 2 चल रहा है। और चैप्टर 2 का नाम क्या है? दैट इज राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे हमने काफ़ी सारी चीज़ें देख ली थी। अब हम देखने वाले थे ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या होता है। अब देखो बच्चे, सब चीज़ों का ध्यान गवर्नमेंट रखती है, ठीक है। बट गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ का ध्यान कौन रखेगा? जो गवर्नमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ है उसकी वॉच आउट की पावर कौन रखेगा? जुडिशरी। पर जुडिशरी पे नज़र कौन रखेगा? मान लो जुडिशरी से कुछ चीज़ चूक गई या जुडिशरी ही कुछ रॉन्ग कर रही है, तो आप क्या करेंगे? तो ऐसे केस में ह्यूमन राइट्स कमीशन को सेट किया गया था 2000 में के अंदर। 2000 में इसको इंस्टीट्यूट को सेटअप किया गया। क्यों सेटअप किया गया था? कि एक तरीके से जो रियल टेस्ट है ना, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट्स दिए हैं, उनका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन जो है उसका काम ये देखे। जो पुअर हैं या इलिटरेट हैं या जो डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, जहाँ तक सारी चीज़ें नहीं पहुँच पाती हैं, उन सब का ध्यान रखना। उसके लिए इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ या पीपल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स, उनको वॉचडॉग के जैसा बनाया गया। उसके बाद 2000 में पूरा कंबाइन करके उन सबको इतनी पावर जो थी डिवाइडेड होके एक जगह इकट्ठा कर दिया, दैट इज नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। अब जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, इसके अंदर होते कौन कौन जन है? मतलब भैया, आपने कहा ठीक है आप ध्यान रखोगे, पर छज्जू मज्जू को तो थोड़ी रख देंगे उसके अंदर। उसमें जो मेंबर्स होंगे वो बहुत बढ़िया मेंबर्स होंगे। जैसे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि ऐसा कोई इंसान, ऐसा कोई पढ़ा लिखा इंसान जो पहले सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस रह चुके हैं। दूसरा, कोई भी फॉर्मर जज, पहले के जज सुप्रीम कोर्ट के। तीसरा, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। और उसके अलावा 2 अदर मेंबर जिनको इस फील्ड में अच्छी खासी नॉलेज है। अब इस कमीशन का फंक्शन क्या है? ये इंक्वायरी जो कर सकते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर जिसके खिलाफ पिटिशन आई है, या खुद भी वो इनिशिएटिव ले सकते हैं। पिटिशन कौन करेगा? विक्टिम करेगा। तो वो देखेंगे कि कहीं पर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन तो नहीं हो रहा है। ये जेल्स की विजिट करा करते हैं, या उसके अलावा और सारी चीज़ों की ये फील्ड विजिट भी किया करते हैं। और मान लो कोई पिटिशन आई है तो उसमें वो अपनी तरफ से पूरी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, ताकि कोई अगर प्रॉब्लम हो तो वो उसका समाधान निकाल सकें। अब जो कमीशन है उसको थाउजेंड्स ऑफ कंप्लेन रिसीव होती है हर साल। ये रिलेट करते हैं कस्टोडियल डेथ। कस्टोडियल डेथ यानी कि कस्टडी में जो डेथ हो जाती है, जो जेल वगैरह में। कस्टोडियल रेप्स बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के समय, सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में। क्योंकि वहाँ जो जेल के अंदर वुमेन है या मेन भी हैं, मोस्टली वुमेन, समटाइम्स मेल जो हैं, उनको बहुत ज़्यादा अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता। उन्हें क्या देखा जाता है कि ये जो औरत है जो अगर जेल में है, उसको सोसाइटी तो दोबारा एक्सेप्ट करेगी नहीं। तो भैया आप तो इसको ऐसे ही समझ लो कि दुनिया में कुछ है ही नहीं इसकी इज्जत। तो जो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा कस्टोडियल रेप्स होते हैं, मतलब आप समझिए हज़ारों, कई बार लाखों की तादाद में केसेस होते हैं। उसके अलावा डिसअपियरेंसेस, कोई कहीं से गायब ही हो गया, पुलिस ने कहीं अपना पावर का एक्स्ट्रा फ़ायदा उठा दिया। इनडिग्निटी टू वुमेन, इन सब के खिलाफ ये आवाज़ उठा सकते हैं। अगर हम मोस्ट सिग्निफिकेंट इनके इंटरवेंशन की बात करें तो वो हुआ था जब यूथ डिसअपियर होने लग गए थे पंजाब में, और उसके अलावा जो गुजरात राइट केसेस थे उसमें। अब कमीशन के अंदर पावर है प्रोसिक्यूशन की, यानी कि वो इन्वेस्टिगेशन वगैरह सब कर सकते हैं। बट सॉरी, इन्वेस्टिगेशन की पावर है, प्रोसिक्यूशन की पावर नहीं। प्रोसिक्यूशन यानी कि वो किसी को सज़ा नहीं दे सकते हैं। वो सिर्फ गवर्नमेंट को या फिर जो जुडिशरी है उसको रिकमेंड कर सकते हैं कि हमारी इस इंक्वायरी के बेसिस पे आप इस काम को आगे बढ़ा दीजिए। अब आते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। अब हमने 6 फंडामेंटल राइट्स देखे। डीपीएसबी भी राइट्स ही होते हैं। अब अगर ये राइट्स होते हैं तो सच के राइट्स में और इनमें डिफरेंस क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? अगर हम मेजरली इनके डिफरेंस की बात करें, तो जो हमारे मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे ना, उन्होंने क्या देखा कि इंडिपेंडेंट इंडिया में काफ़ी सारे चैलेंजेस आ सकते हैं। तो उन्होंने कई सारी ऐसी कोशिश करी कि जो इक्वालिटी है या जो फ्रीडम है वो सिटीजन्स का बरकरार रहे। तो
तो उन्होंने क्या बोला कि स्टेट को हम कुछ गाइडलाइंस देंगे जिसके थ्रू वो ऐसा कुछ कर सकते हैं जो पीपल के लिए फायदेमंद हो। मतलब इन 6 राइट्स के अलावा भी अगर कुछ गवर्नमेंट बनाना चाहती है, कोई बिल बनाना चाहे, कोई लॉ बनाना चाहे, वो बना सकती है। अब ये गाइडलाइंस जो कॉन्स्टिट्यूशन में थी, ये मैंडेटरी नहीं है, ये मॉरल बाउंड है। मतलब अगर सरकार को लग रहा है जरूरत है, हमें भी लग रहा है जरूरत है, और अगर गवर्नमेंट नहीं कर रही है वो काम, तो हम कोर्ट केस नहीं कर सकते। दिस इज नॉट लीगली इन्फोर्सेबल, यानी कि कल को आपको जी सरकार को ये बिल बनाना चाहिए, सरकार बिल नहीं बना रही है, तो आप उसका कोई केस नहीं कर पाओगे। सो दिस इज नॉन जस्टिशिएबल, दिस टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। नॉन जस्टिशिएबल का मतलब क्या है कि ये वो पार्ट है जो जुडिशरी के अंडर में नहीं आता है। ये मॉरल फाउंडेशन है किसी भी गवर्नमेंट का कि वो अपनी पब्लिक का ध्यान रखे, और पब्लिक भी ये ध्यान रखे कि हाँ ठीक है, वो गवर्नमेंट को याद दिलाए अगर कुछ ऐसी चीज़ें होती है सोसाइटी में जिसके खिलाफ गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। अब ये जो ये लिस्ट है इन गाइडलाइंस की, उसको ही डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बोला जाता है। डीपीएसपी जो है पार्ट 4 के अंदर आता है। पार्ट 3 में हमने क्या देखा था, 25 पार्ट है टोटल कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे, थर्ड पार्ट में राइट्स थे, फोर्थ पार्ट में डीपीएसपी होते हैं। अब जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उसके अंदर होता क्या है, 3 मेन चीज़ें कि कुछ गोल्स और ऑब्जेक्टिव जो शायद सोसाइटी को अडॉप्ट करने चाहिए, फिर है कुछ राइट्स इंडिविजुअल के जो फंडामेंटल राइट्स के अलावा भी देने चाहिए, उसके अलावा अगर कुछ और पॉलिसी गवर्नमेंट को लगता है तो वो बना सकती हैं। अब टाइम टू टाइम गवर्नमेंट इस चीज़ पे वर्क भी करती है। उन्होंने बहुत सारे लॉज जो हैं डीपीएसपी के अंदर पास किए, जैसे कि ज़मींदारी एबोलिशन बिल, नेशनलाइज बैंक, और फैक्ट्री लॉज में परिवर्तन किया, उसको बनाया, मिनिमम वेजेस, कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट किया गया, रिजर्वेशन को अपलिफ्ट किया गया, रिजर्वेशन बनाया गया ताकि अपलिफ्टमेंट हो सके, बेटरमेंट हो सके शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब्स का। और इन सब की वजह से जो डीपीएसपी है वो उसकी इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि इसी के अंदर राइट टू एजुकेशन और फॉर्मेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, और उसके अलावा पार्शियल राइट टू वर्क अंडर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, मिड डे मील, आपने मनरेगा सुना होगा, ये सब डीपीएसपी के अंदर आता है। अब देखिए एक बहुत ही प्यारी सी चीज़ इसके अंदर है, दैट इज़ फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब तक हम सिर्फ राइट्स देख रहे हैं। एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वी हैव वेरियस राइट्स, बट व्हाट अबाउट अवर ड्यूटीज़, हमारी ड्यूटीज़ का क्या, क्या ड्यूटीज़ भी डिफाइन है कॉन्स्टिट्यूशन में? बेटा ओरिजिनली नहीं थी। ओरिजिनली सिर्फ राइट्स की बात करी गई थी, क्योंकि उस समय हमको पता ही नहीं था कि ड्यूटी नाम का भी कोई चिड़िया हो सकता है। हमें लगा ड्यूटी तो हम निभा ही लेंगे। अब भी खैर हमको यही लगता है कि ड्यूटी तो हम निभा ही लेंगे, राइट्स जरूर होने चाहिए, क्योंकि हम 400 साल से राइट से डिप्राइव थे। उससे पहले भी कुछ खास नहीं था हम गरीबों के लिए। तो 1976 में 42nd अमेंडमेंट आता है। अब 42nd अमेंडमेंट मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन था यहाँ पे 42nd बार अमेंड हो रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd बार चेंज आ रहा है, जिसके अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज को एनलिस्ट किया गया। ईयर बहुत इंपॉर्टेंट, 1976 अमेंडमेंट का जो नंबर है वो बहुत इंपॉर्टेंट, 42nd। अब इसके अंदर क्या है कि 10 ड्यूटीज़ को डाला गया। अब 10 ड्यूटीज़ ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है का क्या मतलब है कि अगर आप जो ड्यूटी ना निभाओ तो आप कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान नहीं करोगे। ऑल्दो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही इन्फोर्सेबल नहीं है, कुछ अलग अलग लॉज हैं, कुछ अलग अलग चीज़ें हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन से अलग हैं, जो उसका प्रोटेक्शन का ध्यान रखती है। जैसे एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक फंडामेंटल ड्यूटी है हमारा कि हमको नेशनल फ्लैग का रिस्पेक्ट करना चाहिए। अब कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि ये अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, आपको जुडिशरी पकड़ लेगी, ना जी ना। पर उसके लिए अलग से एक लॉ बनाया गया है। अलग से क्या लॉ है कि आपको देश की जो भी निशानी है उन सबकी इज्जत करनी होगी, तो उनके उस लॉ के हिसाब से आप पे केस हो जाएगा। बट कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको लीगली इन्फोर्सेबल नहीं किया है। अब सारे सिटीजन्स जो हैं उनको ये ड्यूटी फॉलो करनी चाहिए। इसके अंदर बहुत सारी ड्यूटी 10 ड्यूटीज़ है कि हारमोनी होनी चाहिए, इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करना चाहिए, कंट्री डिफेंड करनी चाहिए, वगैरह वगैरह, जो नॉर्मल चीज़ें हैं जो हमको करना ही चाहिए। अब ये जी चीज़ भी कॉन्स्टिट्यूशन कभी नहीं बताता कि अगर आप ड्यूटी निभाओगे तभी आपको राइट्स मिलेंगे।
ऐसा कुछ नहीं है, आप ड्यूटी निभाओ मत निभाओ, आपके राइट्स आपसे कोई नहीं छीन सकता। अब इसमें ये एक प्यारा सा क्वेश्चन दे रखा है, आप इसको पढ़ेंगे, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन है, आपकी बुक में दे रखा है, आप उसको चेक कर सकते हैं, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब क्या रिलेशन है फंडामेंटल राइट्स का और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का? क्या दोनों एक ही चीज़ है? तो आंसर है बिल्कुल नहीं। ये ठीक है, ऐसा लगता है कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे को सहयोग दे रहे हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। अभी आप देखो कि आपके आगे देखने के बाद विश्वास ही उठ जाएगा। अब फंडामेंटल राइट क्या करेगा, वो गवर्नमेंट को चीज़ें करने से रोकता है। अब कैसे भाई रोकता है? उन्होंने राइट टू इक्वालिटी दे दिया, तो गवर्नमेंट कुछ भी ऐसा नहीं कर सकती कि इक्वालिटी भंग हो। तो फंडामेंटल राइट रिस्ट्रेन करेगा, बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या कहता है, तुम ये काम करो। तो फर्स्ट डिफरेंस समझ में आया कि फंडामेंटल राइट विल रिस्ट्रेन, डीपीएसपी विल एनकरेज। डायरेक्टिव प्रिंसिपल के गोल्स क्या है? वेलफेयर हो, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल तरीके से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े, पॉलिसीज़ के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है कि कल्चर के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से आपका कोई लॉ नहीं होगा, हम जो बताएंगे वही कोड पूरी कंट्री में फॉलो होगा। इंडिया में अभी पूरा तरीके से नहीं है ये। नॉन जस्टिसेबल राइट्स हो गए, एडिक्वेट लाइवलीहुड। अब बोलू भैया को फिर से प्रॉब्लम आ रही है, ये कह रहे हैं कि अच्छी अच्छी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में लिख के फ़ायदा ही क्या अगर इसको कोई भी कोर्ट इम्प्लीमेंट नहीं करेगा। आप अपने विचार लिख सकते हैं, गोलू भैया के विचार हैं। अब जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो एग्जॉर्ट करता है, एनकरेज करता है गवर्नमेंट को टू डू सर्टेन थिंग्स। अब फंडामेंटल राइट मेनली प्रोटेक्ट करेंगे इंडिविजुअल के राइट्स, जबकि डीपीएसपी क्या करेंगे, पूरी एंटायर सोसाइटी के राइट्स को इंश्योर करते हैं। अब एक कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट अगर कुछ डीपीएसपी बनाने की कोशिश करे तो ये कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन के। कैसे? मान लो, जब एक जमींदारी सिस्टम था, पहले हमारे 6 नहीं 7 फंडामेंटल राइट होते थे। सातवां होता था राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, अब राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट के अंदर ही आता था। अब उस समय क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने जमींदारी सिस्टम एबॉलिश करने का सोचा कि ऐसा ना हो कि जमींदार हों, जो पुरखों से जिन की ज़मीनें हैं तो उन्हीं की रहे, तो उन्होंने इसको ख़त्म करने का बोला। पर जो जमींदार थे उन्होंने केस कर दिया कि ये तो हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। अब गवर्नमेंट भी क्लियर थी कि सोसाइटियल नीड्स के हिसाब से हम ज़मींदार के पास, मान लो किसी के पास 2-2 हज़ार एकड़ ज़मीन है, किसी के पास 2 गज ज़मीन भी नहीं है, तो ये तो बहुत बुरी बात हो जाएगी। अब गवर्नमेंट ने क्या करा, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की बात करी, अमेंडमेंट स्टार्ट कर दिया उन्होंने। और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी थी उसको लागू करने के लिए उन्होंने फंडामेंटल राइट का अमेंडमेंट कर दिया। अमेंडमेंट मतलब चेंज कर दिया। अब भैया इसकी बड़ी लंबी लीगल लड़ाई चली थी। जो एग्जीक्यूटिव था, जुडिशरी थे, एक तरीके से डिफरेंट पोजीशन ले ली। गवर्नमेंट क्या क्लेम कर रही थी कि डीपीएसपी का ये हमको लागू करना बहुत ज़रूरी है। अब ये आर्ग्यूमेंट, दिस आर्ग्यूमेंट एज्यूम दैट राइट्स वर हिंड्रेंस टू वेलफेयर ऑफ पीपल। बट इसका आप लिटरल मीनिंग देखो तो इसका मतलब ये है कि जो आपने राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किए हैं वो किसी का भला ही नहीं होने देंगे। तो कोर्ट क्या व्यू दे रहा था कि फंडामेंटल राइट्स आर सो इम्पॉर्टेंट, वो इतने इम्पॉर्टेंट और सैक्रेड हैं कि डीपीएसपी जैसी चीज़ें लॉन्च करने के लिए आप फंडामेंटल राइट तो नहीं चेंज कर सकते हो ना। तो ये तो इनकी काफ़ी भाई साहब लड़ाई चल रही थी। अब लड़ाई ऐसा नहीं कि एक दूसरे को मार के खाने को तैयार थे, मतलब थोड़ा सिविलाइज वे में लड़ाई चल रही थी। अब कॉम्प्लिकेट डिबेट इसके ऊपर हो रही है। अब की अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट कह रही है हमने तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर दिया, तुमने जो तरीके बताए थे उस हिसाब से हमने इसमें अमेंडमेंट ला दिया, और अब राइट टू प्रॉपर्टी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, वो एक लीगल राइट है। अब गवर्नमेंट यही सारी चीज़ें कह रही थी। अब जो कोर्ट था वो ये था कि पार्लियामेंट ऐसी चीज़ें नहीं कर सकती है, पार्लियामेंट ऐसा लॉ नहीं पास कर सकती है जिससे फंडामेंटल राइट अमेंड हो। अब ये जो कंट्रोवर्सी है वो सेटल हुई थी बहुत इम्पॉर्टेंट केस में, जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया था। केस का नाम था केशवानंदा भारती केस। इंडिया के सबसे लंबा चलने वाला केस था ये। तो जो केशवानंद भारती केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन लेती है कि जो ये अमेंडमेंट हुआ है वो ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक फीचर है,
जो बेसिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसको वायलेट नहीं करता है। बेटा ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक नेचर। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये वर्ड आपके पास बार बार आएगा, अगर आप अभी भी पढ़ रहे हैं तब भी, अगर आप किसी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तब भी। तो इस चीज़ से ये चीज़ साबित होती है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट तो कर सकते हो, बट अगर सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक नेचर के खिलाफ है तो वो उसको नल एंड वॉइड घोषित कर सकती है। अब राइट टू प्रॉपर्टी है क्या? तो इस कंट्रोवर्सी के बिहाइंड राइट्स और डीपीएसपी का एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। वन इम्पॉर्टेंट रीज़न क्या था कि जो फंडामेंटल राइट हमने दे रखा था वो क्या दे रखा था राइट टू प्रॉपर्टी में, कि आप प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हो, पजेस कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो। पर कॉन्स्टिट्यूशन ये भी क्लियर था कि जो गवर्नमेंट है ये प्रॉपर्टी कभी भी ले सकती है अगर पब्लिक वेलफेयर की बात आए। तो दो एक तरीके से क्लैशिंग चीज़ें थी इसके अंदर। अब 1950 से गवर्नमेंट ने बहुत सारे लॉज बनाए थे जिसने राइट टू प्रॉपर्टी को लिमिट कर दिया था। बहुत लंबी डिबेट चली, फाइनली 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है, इसीलिए पार्लियामेंट राइट इसको अमेंड कर सकती है। तो 1978 के अंदर 44th अमेंडमेंट आता है, 44th चेंज आता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसके थ्रू राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा के एक सिंपल लीगल राइट बना दिया जाता है। समझ में आई प्यारी सी बात? अब चेक योर प्रोग्रेस। कंक्लूजन में चैप्टर क्या कहता है कि अगर हम ज्योतिराव फुले जी की राइटिंग्स देखें, वो जो रेडिकल सोशल रिफॉर्मर हैं महाराष्ट्र से, वो क्या कहते हैं कि जो राइट्स है ना उसके अंदर बोथ फ्रीडम और इक्वालिटी दोनों ही चीज़ें आनी चाहिए। नेशनल मूवमेंट में जो आइडिया ऑफ राइट्स था वो बहुत शार्पन था, और इसीलिए इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में हमने रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में ही रखा है, क्योंकि इसके अंदर ये चीज़ बहुत सेफ रहेगी। अब 1950 में जो जुडिशरी है वो इम्पॉर्टेंट प्रोटेक्टर रहा है किसका? राइट्स का, और हमेशा रहेगा। जो जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस हैं वो हैव एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ राइट्स इन मेनी एक्सपेक्ट्स। तो वो राइट्स को किसी भी तरीके से एक्सपैंड भी कर सकते हैं। आपने राइट टू लाइफ बोला है, तो राइट टू लाइफ में राइट टू स्लीप भी आता है। अब द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आवर कंट्री फंक्शन ओवरऑल विद इन ओवरऑल फ्रेमवर्क। अब जो गवर्नमेंट है या फिर एडमिनिस्ट्रेशन है वो बीसी फ्रेम में वर्क करेंगे, और जो राइट्स हैं, राइट्स इन्फोर्स लिमिटेशन ऑन फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट। अब राइट्स ने क्या करे? गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को लिमिट कर दिया, जिसकी वजह से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है सोसाइटी की वो क्या रहेगी? वो कंटिन्यू रहेगी। जो डेमोक्रेटिक स्पिरिट है वो कंटिन्यू रहेगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेरी, you can ask me in the comment section. So meet you all in my next video. Thank you so much.